हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज का टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये जो है चैप्टर 9 सेक्शन 128 से 138 तक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 वेयर शुड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बी मेंटेन। तो यहाँ पूछा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाना चाहिए, है ना। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाना चाहिए अगर बोर्ड द्वारा ऑथराइज किया है, या फिर ऐसे प्लेस पर जहाँ पर बोर्ड डिसाइड करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ए एंड सी। तो सेक्शन 28 ये ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो बोला गया है कहाँ पर मेंटेन करना है, सेक्शन 28 में स्पेसिफाई किया है दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर और लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 129 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विच द फॉलोइंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मतलब बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। इनकम टैक्स में भी कुछ रूल्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। और शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में इसका पूरा फॉर्मेट दिया है कि तो उस हिसाब से होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, द कंपनी मस्ट इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट a true and fair view of the financial situation। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करते हो, ट्रू और फेयर व्यू दिखाता हो फाइनेंशियल सिचुएशन, जो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, वित्तीय स्थिति जो है वो सही बताता हो। और कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 में बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। और किस फॉर्म में होना चाहिए, डिफरेंट क्लास और क्लासेस और कंपनीज इन शेड्यूल 3। अगर अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट देखेंगे हम, अगर सेक्शन 129, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल 3 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, इसलिए हमें इनकम टैक्स के भी कुछ रूल्स लगते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और अगर ये नहीं ऑप्शन है तो हमारा बेस्ट आंसर ये होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल 3 थर्ड वाला। Who is responsible for the approval of financial statement under section 134। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अप्रूवल करता है ना, मतलब शेयर होल्डर्स को देने से पहले सबसे पहले अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है। वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही ये शेयर होल्डर के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में रखे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर दे आर प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को प्रेजेंट करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज पर सेक्शन 132 विच बॉडी हैज द अथॉरिटी टू सेट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज। कंपनी के लिए जो कंपनीज एक्ट का 132 है, इसमें बताया कि कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, जो बनाते हैं, तो वो जो अथॉरिटी होती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देख लीजिए कि जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है इज द बॉडी दैट सेट्स accounting standard for companies in India. The NFRA was established by the Government of India in 2018 under Section 132 of the Companies Act। ये नया एक्ट जो 2013 है उसके अकॉर्डिंग ये एस्टेब्लिश किया गया है। अब ये जो है ना, ये जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है सेटिंग और इन्फोर्सिंग अकाउंटिंग जो और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसको सेट करने के लिए। और जो चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, मतलब ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, तो प्रोवाइड्स गाइडेंस, ये गाइडेंस और एडवाइस करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के लिए, ये गाइड कर रहे हैं। और जो इसका बोर्ड होगा, ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको इम्प्लीमेंट कराने के काम करती है। तो सेक्शन 132 में किसको अथॉरिटी दी है, NFRA।
वही सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 128। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कब तक, मतलब उसके लिए क्या इसमें से ट्रू है वो बताना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करना चाहिए मिनिमम 8 ईयर, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम से कम मतलब लगत जो 8 साल तक मेंटेन होना चाहिए। तो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब लगातार पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। और वेयर द कंपनी हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड लेस देन 8 ईयर, अगर कंपनी 8 साल से कम की है तो सारे इस साल का हमको रखना होगा। और अकाउंट्स के साथ साथ क्या वाउचर्स भी होने चाहिए जो उससे रिलेवेंट हो, है ना। और एनी एंट्री इन सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। एज पर सेक्शन 133 हु कैन प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज, है ना। तो प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है 133 के, 132 में हमको बताया था NFRA था, है ना। तो वो 132 के अकॉर्डिंग था जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कंपनी के लिए। ठीक। और 133 में जो बोला है कि कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज the authority to prescribe accounting standard for companies under section 133 of the companies act। ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टैंडर्ड्स। तो ये डिफरेंस समझिएगा। 132 में NRFA को जो दिया है सेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, और 133 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Next, under section 134, which of the following is required to be included in board directors report? तो डायरेक्टर रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में होना चाहिए, डिटेल ऑफ मीटिंग्स होना चाहिए, डिविडेंड डिक्लेयर्ड होना चाहिए, ये सब और भी बहुत सारी चीजें हैं तो वो सब इसमें इंक्लूड होगा। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा बेस्ट आंसर है। What is the penalty for contravention of the provision related to maintenance of books of accounts under section 128? तो यहाँ पे जो फाइन है वो 50,000 से 5 लाख तक का हो सकता है। ठीक है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया है ना, उसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, तो अब इसमें ऑफिसर्स भी जो इन्वॉल्व होंगे वो भी आएंगे। तो इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, द फाइनेंशियल, मतलब जो CFO फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड with the duty of complying with the provision of this section, मतलब इन सबको अगर ये सब इंचार्ज है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए, ठीक है, अगर ये लोग कॉन्ट्रावेंस करते हैं ऐसे प्रोविजन का, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO और अदर पर्सन जो भी है वो पनिशेबल होगा। फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000, 50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। ठीक है। तो मिनिमम 50,000 है लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा 5 लाख तक। अंडर सेक्शन 135 a company is required to set up a corporate social responsibility committee if its net worth exceed। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 में मेंशन किया है, जिसमें कंपनीज पे एक ड्यूटी डाली गई है कि ये जो क्राइटेरिया है इन वाली कंपनियों को कम से मतलब कुछ लिस्ट दे रखी है, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल दिया है जिसमें सारी लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या काम, मतलब सोशल एक्टिविटी वेलफेयर के लिए जैसे डोनेशन वगैरह कहाँ कहाँ, तो वो उसके लिए वहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां तो पहले जनरली करती थी क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसको कंपलसरी ही कर दिया है कि जो भी बड़ी, मतलब हर कंपनी नहीं करती थी पर यहाँ पे सभी के लिए कर दिया है कि ये जो कंपनियां हैं वो सोशल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करें, है ना। तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया कि ये क्राइटेरिया में जो जो कंपनियां आती है उनको सोशल एक्टिविटीज में मतलब वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और फिर उनकी जो बोर्ड रिपोर्ट्स है उसमें उस एक्टिविटीज को शो भी करना पड़ता है कि उन्होंने कहाँ पे कितना खर्चा करा है। ठीक है। तो कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती है,
यहाँ दिया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी नेट वर्थ के बारे में पूछा है, सिर्फ नेट वर्थ का जो क्राइटेरिया है, तो उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को CSR कमेटी रखना होगी। ठीक है, अब इसमें और देख लेते हैं, और भी क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया आते हैं। तो जिसकी नेट वर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर के को देख ले तो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें क्या कौन-कौन होगा, सॉरी 3 और मोर डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें। ठीक है, उस कमेटी में 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। Which of the following is a penalty for failing to comply with the provision under section 136 regarding the availability of financial statement? अगर इसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अवेलेबल कराना है, उसकी अवेलेबिलिटी देनी है, उसका जो कंप्लाई नहीं करते तो क्या पेनल्टी होगी? तो ये फाइन अप टू 25,000 सॉरी। Section 136 of the Companies Act 2013 gives members of company to right to request copy of audited financial statement। तो यहाँ members को क्या right है कि वो मतलब उनको audited financial statement दिया जाए, भेजा जाए, है ना। तो 136 ये बोलता है। लेकिन अगर ये कंपनी फेल हो जाती है सेक्शन 136 के अंदर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने में, तो यहाँ पर उनको जो पेनल्टी है 25,000 देनी पड़ेगी कंपनी को, और जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उन सबको जो डिफॉल्ट में है वो पेनल्टी 5,000 तक देगा। Which of the following is true about the auditor's report as per section 143? तो ऑडिटर रिपोर्ट्स क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए ऑडिटर के द्वारा। The auditor report must be signed by the auditor and presented to the shareholder along with the financial statement. Next है, as per section 138, a company must appoint an internal auditor if its paid up share capital exceed, अगर इससे exceed होती है तो पेड अप शेयर कैपिटल जो एक्सीड हो रही है वो 50 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो ऐसे कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना है अंडर सेक्शन 138 के तहत। अंडर सेक्शन 137, व्हेन मस्ट अ कंपनी फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार के पास कब रखना है? तो विद इन 30 days ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उससे 30 दिन के अंतर्गत ROC को फाइल करना है हमको हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह। Who is responsible for approving the financial statement in the company? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अंडर सेक्शन 134, who sign the डायरेक्टर्स रिपोर्ट? डायरेक्टर्स रिपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिया है सो मैनेजिंग डायरेक्टर सही है, लेकिन इसमें और भी क्राइटेरिया है कि सेक्शन 134 जो बोलता है कि जो डायरेक्टर रिपोर्ट होगा वो चेयरपर्सन साइन कर सकता है। ठीक है, अगर उसको ऑथराइज किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया है तो चेयरपर्सन साइन करेगा, और अगर चेयरपर्सन को कोई ऑथराइज नहीं किया गया है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर कौन होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बेस्ट आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन एंड CEO दिया है इसलिए यहाँ ये दिया। अगर हाँ ये चेयरमैन होता सिर्फ तो यहाँ लिख सकते चेयरमैन ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। What is the penalty for failure to file a financial statement with the registrar under section 137? तो वो यहाँ पे फाइन लग सकता है 5 लाख तक। कंपनी को जो है तो यहाँ ये जो मिस्टेक हो गई ये 50,000 आएगा जो, तो यहाँ देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करती है तो क्या कंपनी को क्या पेनल्टी लगेगी? 10,000,
प्लस 100 रुपीज जो है पर डे फॉर कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू डिले चलता रहता है तो 100 रुपये पर डे बढ़ता रहेगा। मतलब पेनल्टी 10,000 तो लगेगी सही, लेकिन 100 रुपये पर डे ऐसा बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा ये कंपनी पे करेगी। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO और रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर जो भी है, उनको पेनल्टी लगेगी 10,000 प्लस 100 रुपीज पर डे लगेगा, डिले जो रहेगा अप टू 50,000। तो मैक्सिमम जो है 50,000 है, तो यहाँ पे जो आएगा ये 50,000 रुपीज आएगा। चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 128, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। As per section 129, a company may prepare consolidated financial statement if it has consolidated मतलब इकट्ठे, मतलब उसकी अगर सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर्स है, तो उन सब के भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। तो कंपनी को खुद का तो दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस जो उसके जॉइंट वेंचर सब्सिडरी कंपनी उनको भी साथ में मिलाते हुए कंसोलिडेटेड, मतलब एक साथ जो जुड़े हुए हो उसी के साथ हो, तो वो वाले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने होंगे। तो कब करने होंगे? जब उसके एक सब्सिडरी कंपनी हो या एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर। तो अगर तीनों है तो फिर तीनों के लिए लगेगा। तो इन सब केसों में उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 134 फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए क्या जरूरी है? ऑडिटर रिपोर्ट मस्ट बी साइन बाय द ऑडिटर एंड एड्रेस टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए दिया जाना चाहिए। अंडर सेक्शन 135, CSR इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज मीटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब कौन सी कंपनी को CSR मैंडेटरी है ना? तो अभी हमने देखा था, अगर आप नेटवर्थ देखेंगे तो 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, फिर टर्नओवर देखा था 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर उसका जो नेटवर्थ नेट प्रॉफिट है पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, है ना? तो यहाँ पे इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में आ रहा हो तो वो उसको CSR के मैंडेटरी, मतलब उस पर CSR मैंडेटरी हो जाएगा सेक्शन 135 के तहत। What is the primary purpose of maintaining financial records according to section 128? तो जो फाइनेंशियल पोजीशन ट्रैक करना है, कंप्लाई करना सारे टैक्सेस लॉ को, प्रोवाइड एक्यूरेट रिपोर्ट्स फॉर स्टेक होल्डर जो भी है, इन सब के लिए सारी सूचनाएं देना है ना, तो इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 134, द डायरेक्टर्स रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग। क्या क्या होना चाहिए डायरेक्टर रिपोर्ट में? जो होगा कंपनीज वर्किंग कैपिटल होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, CSR एक्टिविटीज है ना, तो डायरेक्टर सैलरी, तो इसमें से CSR एक्टिविटीज हमें शो करना होगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट के तहत। As per section 136, when must the financial statement be made available to the shareholder? तो शेयर होल्डर्स को कब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कब प्रोवाइड कराना है? तो AGM होने से 21 दिन पहले, है ना? तो जो AGM होने वाली है, ROC को कब देंगे? जब AGM हो गई है उससे 30 दिन के अंतर्गत ROC को फाइल करना है। और शेयर होल्डर्स को जो देना है वो AGM होने से 21 दिन के पहले देना है। मतलब जब नोटिस दिया जाता है 21 दिन का, तभी साथ में दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136, companies must send financial statement, auditors report and other documents to shareholder at least 21 days before a general meeting। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।